सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज़ के एपिसोड 3 का। तुम लोगों को मेरी आवाज़ वियर्ड लग रही होगी क्योंकि मेरे गले में खराश है, इसी वजह से थ्रू आउट द वीडियो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी कुछ शब्द को बोलने में या फिर कुछ बोलने में ही, और मेरा सर दर्द कर रहा है वगैरह वगैरह। बट अभी वीडियो बनाना ज़रूरी है तो मैं बना रहा हूँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 3 साल के टाइम जंप के बाद से शुरू होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वेस्ट्रोस के ईस्ट स्टेप स्टोन्स में बहुत ही तगड़ी वाली फाइट चल रही होती है हमारे प्रिंस डायमंड और क्रैब फीडर के बीच में। एपिसोड 1 से ही हमें इस फाइट और स्टेप स्टोन्स के लिए बहुत ज़्यादा हाइप किया जा रहा था, और वो इसलिए क्योंकि स्टेप स्टोन्स लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन के लिए, वेस्ट्रोस के लिए, फ्री सिटीज ऑफ ब्रावोस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है अगर ट्रेडिंग के नज़रियों से देखा जाए तो। ऐसे तो ये स्टेप स्टोन्स लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन का था, पर अभी के लिए इसके ऊपर ट्रायर्की ने फोर्सफुली कब्जा कर रखा है, और वो लोग ये करने में कामयाब इसलिए हो पाए क्योंकि उन लोगों को ये 3 फ्री सिटीज ऑफ ब्रावोस पीछे से बैक से सपोर्ट कर रही है। नाम तुम लोगों की स्क्रीन के सामने होगा क्योंकि मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रही है ये नाम को पढ़ने में, मतलब मिलिस लिस टेरस पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं। एनीवेज, फ्री सिटीज ऑफ ब्रावोस ये सब काम इसलिए कर रही है क्योंकि फ्री सिटीज ऑफ ब्रावोस के लिए भी स्टेप स्टोन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट है, और वो लोग वेस्ट्रोस से हेड ऑन तो फाइट कर नहीं सकते, तो उन लोगों ने ये रास्ता अपनाया। सो होपफुली अब तुम लोगों को मालूम चल गया होगा कि ये रंडी रोना बेसिकली किस वजह से हो रहा है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्रैब फीडर ने वेस्ट्रोस के नाइट्स की गांड मार रखी है, पर तभी हम देखते हैं कि अपने डायमंड भाई साहब चौड़ में आते हैं और सब कुछ जलाना चालू कर देते हैं, और ये देख के क्रैब फीडर के आदमी और क्रैब फीडर केव्स में वापस रिट्रीट कर जाते हैं। बेसिकली इन लोगों का गोरिल्ला टैक्टिक चल रहा है, जिसकी वजह से ये लोग प्रिंस डायमंड के सामने 3 साल तक टिक पाए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग्स लैंडिंग की तरफ चला जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि किंग वसेरियस ने एक बहुत ही भाग्यशाली पार्टी रखी है क्योंकि उनके बेटे ने जन्म ले लिया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है एगॉन द सेकंड। तुम लोगों को मालूम होगा पिछले एपिसोड में उन्होंने घोषणा की थी कि एलिसेंट हाई टावर के साथ हम शादी कर रहे हैं, तो अब इन्होंने बच्चा भी पैदा कर दिया। एगॉन को पैदा हुए 2 साल हो चुके हैं, और ये पार्टी उसके नेमिंग के सेलिब्रेशन के तौर पे दी जा रही है। बैकग्राउंड में हम देखते हैं ऑटो हाई टावर का भाई उससे बोल रहा होता है कि अब जब ये पैदा हो चुका है तब ऑब्वियसली अपने किंग वसेरिस इसे ही एयर टू द थ्रोन बनाएंगे, चाहे रेनेरा को उन्होंने एयर टू द थ्रोन डिक्लेयर कर दिया हो, पर तब भी यार आयरन थ्रोन पे अब बैठना तो लड़के को ही है ना। सरप्राइजिंगली ऑटो हाई टावर इससे एग्री नहीं करता और बोलता है कि नहीं, किंग वसेरिस ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो उसका भाई रिटर्न में बोलता है कि अगर किंग वसेरिस ऐसा नहीं करते हैं तो तुम्हें उन्हें ऐसा करने के लिए मनाना होगा। इसके बाद सीन का फोकस फिर से किंग वसेरिस के ऊपर चला जाता है, जहां पे हम देख रहे होते हैं कि बंदा एक्चुअल में अपने बेटे की बर्थ से बहुत ज्यादा खुश है। वहां पे कुछ लॉर्ड्स उनसे स्टेपस्टोन्स के बारे में बातचीत करना चाह रहे होते हैं कि देखो वहां पे वॉर चल रही है, आपका भाई प्रिंस डायमंड वहां पे वॉर कर रहा है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। बट किंग वसेरिस उन्हें ये कहते हुए मना कर देते हैं कि वॉर उन लोगों ने छेड़ी है तो अब वही लोग झेलेंगे। इसके बाद किंग वसेरिस पूछने लगते हैं, अरे तुम लोगों को मालूम है रेनेरा कहाँ है, उसको मेरे पास लेके आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रेनेरा आराम से गार्डन में किताबें पढ़ रही होती है, साथ ही साथ मस्त गाने वाने सुन रही होती है इस बार्ड के द्वारा। और तुम लोगों को याद होगा ये बार्ड क्या होते हैं, आई मीन हमें विचर सीरीज के अंदर बहुत दिखाए गए थे ये बार्ड वार्ड। हाँ, तो ऐसे ही रेनेरा भी यहाँ पे गाने वाने सुन रही होती है, पर तभी एलिसेंट हाई टावर वहाँ पे आ जाती है और बार्ड से बोलती है कि आप यहाँ से जाइए। और रेनेरा बोलती है कि क्या मैंने आपसे जाने को बोला, और बार्ड वहाँ पे रुक रहा होता है। पर तभी एलिसेंट हाई टावर बोलती है कि मैं आपकी क्वीन हूँ, मेरे ऑर्डर सर्वोपरि है। और इतना ही सुन के बार्ड वहाँ से चला जाता है। एलिसेंट रेनेरा से बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, सब लोग पार्टी में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो रेनेरा बोलती है कि पार्टी मेरे लिए थोड़े है, मैं क्यों जाऊँ। जिसका रिप्लाई देते हुए एलिसेंट बोलती है कि अरे पार्टी तुम्हारे भाई के लिए है, तुम्हें वहाँ पे होना चाहिए, तुम उसकी बहन हो। फिर भी रेनेरा डिक्लाइन कर देती है। एलिसेंट एक बार और रिक्वेस्ट करती है, तो इस बार रेनेरा इस रिक्वेस्ट को एज अ रॉयल डिक्री समझ लेती है और बोलती है कि अरे क्वीन साहिबा आपने हुक्म किया, अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। इसके बाद रेनेरा पार्टी में चली जाती है। फिर ये लोग हंट पे जाते हैं। हंट पे ये लोग बेसिकली अपने एगॉन की पार्टी मनाने ही जा रहे हैं, सेलिब्रेशन करने ही जा रहे हैं हंट पे, क्योंकि मिडिवल पीरियड के टाइम पे ऐसा चलता था, और इवन हमारे भारत में भी कई जगहों पे ऐसा चलता था कि किंग्स अपने सेलिब्रेशन के लिए हंट पे, शिकार पे जाते थे। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। लोग जब अपनी घोड़ा गाड़ी के अंदर होते हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि इन 3 सालों के अंदर किंग वसेरिस और रेनेरा टारगेरियन का रिलेशनशिप और खराब हो चुका है। इसके बाद ये लोग हंट की जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां पे ऑलरेडी सारी प्रिपरेशंस हो रखी है। लॉर्ड्स एंड लेडीज इनको देख के इनके वेलकम में तालियां बजाने लगते हैं, और एगॉन टारगेरियन द सेकंड को उसके हैप्पी बर्थडे की विशेस देने लगते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ न्यू कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि आगे जाके स्टोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फर्स्ट हमें दिखाए जाते हैं लॉयनल स्ट्रॉन्ग के फैमिली मेंबर्स। अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है लॉयनल स्ट्रॉन्ग कौन है,
तो इन्हें हमें एपिसोड 1 से दिखाया जा रहा है। ये हमारे किंग वसेरिस के स्मॉल काउंसिल के मेंबर मास्टर ऑफ लॉज हैं। लॉर्ड लॉयनल स्ट्रॉन्ग के साथ उनके लेफ्ट में है उनके भाई लैरिस स्ट्रॉन्ग, जिन्हें लैरिस द क्लब फुट भी कहा जाता है। ये एक हैंडीकैप्ड पर्सन है। लॉर्ड लॉयनल स्ट्रॉन्ग के बगल में है सर हैरविन स्ट्रॉन्ग, जिन्हें ब्रेक बोन्स भी कहा जाता है। ये लॉर्ड लॉयनल स्ट्रॉन्ग के बेटे। साथ ही साथ हमें इस टाइम की लैनिस्टर फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसके बारे में मैं अभी तो ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे ये बकचोदी करने वाले हैं, तो वहां पे सही से इनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कुछ लेडीज आपस में बातचीत कर रही होती है। वहां पे लेडी सियारा, लेडी जुआना फ्रॉम हाउस स्वान के बारे में बताती है कि कैसे उनकी शिप को डिस्ट्रॉय करके क्रैप फीडर ने उनकी शिप को डिस्ट्रॉय करके लेडी जुआना को किडनैप कर लिया है और अब वो उनके रिटर्न में एक बहुत ही भारी रकम की मांग कर रहे हैं। लेडी सियारा बोलती हैं कि एटलीस्ट रूमर्स तो यही चल रहे हैं, और अगर बात करी जाए थोड़े स्पॉयलर्स फ्रॉम द बुक्स की, तो हाउस स्वाम लेडी जुआना के लिए इतने पैसे नहीं देता, जिसके चक्कर में लेडी जुआना को एज अ प्रोस्टिट्यूट बेच दिया जाता है। बट आगे चल के लेडी जुआना एक बहुत ही पावरफुल प्रोस्टिट्यूट बनती है एंड इवेंचुअली एसोस की एक पूरी सिटी के ऊपर रूल करने लग जाती है। पर ये सिर्फ स्पॉयलर्स फ्रॉम द बुक है, मुझे नहीं मालूम इसको अडेप्ट किया जाएगा कि नहीं। इसके बाद लेडी सियारा प्रिंसेस रेनेरा से बात करने लगती हैं। वो बोलती है कि कैसे तुम्हारे भाई ने और लॉर्ड कॉर्लिस वलेरियन ने हम लोगों को इस वॉर में घसीट दिया है विद ट्रायर की। रेनेरा बोलती है कि नहीं, हम कहाँ हैं वॉर में, वो तो उन लोगों की वॉर है। पर लेडी सियारा बोलती है कि नहीं, उन लोगों ने हमें वॉर के अंदर घसीट दिया है और अब हम लोगों को वॉर के अंदर आना भी होगा। तो रेनेरा रिप्लाई करती है कि तो फिर आप कैसे हेल्प कर रही हो ये केक खा के। और भाई ये डायलॉग मुझे तगड़ा लगा था यार, बोलती बंद कर दी थी। इसके बाद रेनेरा बाहर आ जाती है तो उससे मिलने आते हैं लॉर्ड जेसन लैनिस्टर, जो कि एकदम लैनिस्टर वाली हरकतें कर रहे होते हैं, अपने पैसों का शो ऑफ कर रहे होते हैं। वो रेनेरा से बातचीत कर रहे होते हैं और साफ साफ झलक रहा होता है कि वो रेनेरा के ऊपर टोटली लाइन मार रहे हैं। बंदे ने भाई ये भी सोच रखा है कि रेनेरा जब शादी करके आएगी तब उसके ड्रैगन को ये कहाँ पे रखेगा। सोच रहे हो बंदे की इमेजिनेशन लेवल कितनी है। और रेनेरा एक सख्त लौंडिया है तो वो इस बात से गुस्सा हो जाती है और तुरंत अपने फादर किंग वसेरिस के पास जाती है और उनसे बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे नहीं करनी शादी, मैंने बोला तो है। और उसके फादर उसे समझाते हैं कि हम रॉयल्स को पॉलिटिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए अपने मर्जी के अगेंस्ट भी शादी करनी पड़ती। ऑटो हाईटावर इस कन्वर्सेशन को बीच में ही इंटरप्ट कर देते हैं और किंग वसेरिस से बोलते हैं कि जंगल में एक व्हाइट हार्ट देखा गया है। व्हाइट हार्ट बेसिकली एक सफेद कलर का हिरन होता है और जब तक ड्रैगन्स नहीं आए थे वेस्ट्रॉस में तब तक यही रॉयल्टी का साइन था। और यहाँ पे ऑटो हाईटावर का प्लान ये है कि व्हाइट हार्ट को मार के एगॉन के जन्मदिन को एक और लेवल अच्छा बना दिया जाए। रेनेरा अपने फादर से गुस्सा होकर बाहर आती है और एक घोड़े पे बैठ के वहां से भाग जाती है। फॉर्चुनेटली उसे क्रिस्टन कोल देख लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं और कुछ समय तक उसका पीछा करने के बाद इन दी एंड उसे पकड़ ही लेते हैं। वो उससे वापस चलने को बोलते हैं पर रेनेरा नहीं मानती। इसके बाद वो दोनों आपस में कुछ बातचीत करने लगते हैं और रेनेरा अपनी वही स्टक अप चाइल्ड वाली बिहेवियर कर रही होती है। देखो डोंट गेट मी रॉन्ग, बट मुझे यहाँ पे रेनेरा का बिहेवियर एक्चुअल में खराब लग रहा है। देखो मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, किंग वसेरिस एक बहुत ही खराब किंग है। वो ना ही अपनी बेटी का ख्याल रख पा रहे हैं ना ही अदर लोगों का, बट रेनेरा को भी यहाँ पे थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए। आई नो वो सिर्फ 16-17 साल की है बट स्टिल यार वो एक प्रिंसेस है इन अ गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ल्ड। सीन शिफ्ट होकर किंग वसेरिस की तरफ चला जाता है जहां पे हम देखते हैं उनसे मिलने जेसन लैनिस्टर आए हुए होते हैं। पहले तो वो उन्हें एक गोल्डन स्पीयर गिफ्ट करते हैं, साथ ही साथ वो रेनेरा का हाथ भी मांगते हैं और बातों ही बातों में वो ये भी बोल देते हैं इनडायरेक्टली कि अब तो भाई जब आपका लड़का आ चुका है तब वही आयरन थ्रोन पे बैठेगा। रेनेरा तो अब मतलब कि यार उसे तो बस अब मैरिज करनी है और अपना घर संभालना है। पर किंग वसेरिस को ये बात अच्छी नहीं लगती और जेसन लैनिस्टर डर के चला जाता है। इसके बाद किंग वसेरिस के पास ऑटो हाईटावर आते हैं, वो भी उनसे वही सारी बातें करते हैं जिसकी वजह से किंग का मूड खराब हो जाता है। किंग को गुस्सा देख के ऑटो हाईटावर एक प्लान सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना हम रेनेरा की शादी एगॉन टारगेरियन द सेकंड से ही करा दे। पर ये सुन के किंग वसेरिस डिसगस्टेड हो जाते हैं क्योंकि यार मैं मानता हूं कि टारगेरियन फैमिली में एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स से शादी करना नॉर्मल है, पर एगॉन सिर्फ 2 साल का है। इसके बाद ऑटो हाईटावर वहां से चले जाते हैं। फिर लॉयनल स्ट्रॉन्ग किंग वसेरिस के पास आते हैं और वो भी आके किंग वसेरिस को एक मैरिज प्रपोजल देते हैं। पर सरप्राइजिंगली ये उनके बेटे का नहीं होता, इंस्टेड ये लॉर्ड कॉर्लिस वलेरियन के बेटे लेनोर वलेरियन का देते हैं। वो बोलते हैं कि आप दोनों ही ओल्ड हाउसेज हो, स्ट्रॉन्ग हाउसेज हो और रेनेरा और लेनोर दोनों ही ड्रैगन राइडर्स हैं, तो अलायंस एकदम भाई तगड़ा वाला होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्रिस्टन कोल और रेनेरा के ऊपर चला जाता है जहाँ पे अभी भी क्रिस्टन कोल रेनेरा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि चलो भाई वापस चलो, पर रेनेरा नहीं जा रही होती है। तभी एक बहुत बड़ा ब्लैक पिग आके रेनेरा के ऊपर हमला करता है। फॉर्चुनेटली क्रिस्टन कोल उसे बचा लेते हैं। देन रेनेरा उस ब्लैक पिग को जान से मार डालती है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर किंग वसेरिस की तरफ चला जाता है जहां पे हम देखते हैं कि उनकी मेंटल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हुई पड़ी है।
बंदा पहले अपने भाई को साथ नहीं रख पाया और अब पता नहीं रेनेरा कहाँ चली गई है। किंग विसेरिस एलिसेंट को बताते हैं कि टारगेरियन फैमिली में ऑलमोस्ट सारे ही टारगेरियंस ड्रैगन राइडर्स होते हैं और रेयरली उनमें कोई ड्रीमर होता है। किंग विसेरिस ने अपने आप को एज अ ड्रीमर सोचा था, पर उनके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही बिखरे हुए हैं और वो लाइक अपने रूल की वजह से भी परेशान है कि लाइक वो अपनी कंट्री को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, उनका परिवार बिखरा हुआ है और वो कहीं एक वीक किंग तो नहीं है। एलिसेंट हाईटावर यहाँ पे उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश करती है कि नहीं परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनको एक हिरन मिल तो गया है पर वो एक्चुअल में एक काला हिरन है। आगे किंग विसेरिस उसी स्पीयर का यूज करके जो उन्हें जेसन लैनिस्टर के द्वारा मिला था, उसी स्पीयर का यूज करके उस ब्लैक हिरन को मारते हैं, पर उन्हें उस ब्लैक हिरन को मारने में 2 ट्राइज लगते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक वीक किंग की निशानी है। सीन शिफ्ट होकर रेनेरा और क्रिस्टन कोल की तरफ चला जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि वो लोग वापस आ रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में वही सफ़ेद हिरन देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। रेनेरा और क्रिस्टन कोल वापस आ जाते हैं और लाइक वहाँ पे सभी लॉर्ड्स एंड लेडीज रेनेरा को देख रहे होते हैं और रेनेरा भी अपने एटीट्यूड में चल रही होती है। इसके बाद ये सब वापस किंग्स लैंडिंग चले जाते हैं, जहां पे ऑटो हाईटावर एलिसेंट से बोल रहे होते हैं कि भैया आयरन थ्रोन पे तो अपना एगॉन टारगेरियन द सेकंड ही बैठे। एलिसेंट को ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यार एलिसेंट सबको एक साथ रखना चाहती है और यहाँ पे अगर ऐसा हो गया तो ऑब्वियसली रेनेरा को खराब लगेगा। और लाइक एलिसेंट रेनेरा की भी अच्छी वाली फ्रेंड है, तो एलिसेंट को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा होता है ये सब सुन। एलिसेंट इसके बाद किंग विसेरिस के पास जाती है और उन्हें समझाती है कि हम लोगों को डायमॉन की मदद करनी चाहिए इस वॉर में, वरना लोगों की नज़र में हमारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तरफ चला जाता है, जहां पे किंग ने डिसाइड कर लिया है कि वो डायमॉन की मदद करेंगे, जिसके लिए उन्होंने किंग्स लैंडिंग से 10 शिप्स और 2000 मैन की एड रवाना करी है। इसके बाद रेनेरा से बातचीत करने के बाद किंग विसेरिस को समझ में आता है कि उनकी बेटी को कैसा लग रहा है, वो कैसा महसूस कर रही है। रेनेरा को ऐसा लग रहा है कि एगॉन के जन्म लेने के बाद अब श्योरली उसे थ्रोन नहीं पकड़ाया जाएगा, क्योंकि वो एक औरत है, एक लड़की है। पर किंग विसेरिस उसे समझाते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, तुम हेयर टू द थ्रोन हो तो बस हो, तुम्हें कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, तुम्हें ऐसे थॉट्स अपने मन में नहीं लाने चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्टेप स्टोन्स की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है। क्रैब फीडर और उसके सोल्जर्स ने गोरिल्ला टैक्टिक की मदद से इन लोगों की नाक में बहुत तगड़ा वाला दम करके रखा हुआ है। लॉर्ड कॉर्डलेस वैलेरियन के साथ उनके छोटे भाई वेमॉन्ट वैलेरियन और उनके बेटे लायनोर वैलेरियन मीटिंग कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं कि कैसे डिफीट किया जाए क्रैब फीडर को। और यहाँ पे हम लोग नोटिस कर पा रहे होते हैं कि वेमॉन्ट वैलेरियन बहुत ही एग्रेसिव टाइप के इंसान है। वो बोल रहे होते हैं डेमोन की वजह से हम वॉर हार रहे हैं वगैरह वगैरह। तभी हम देखते हैं डेमोन अपने ड्रैगन के साथ वहाँ पे आ जाता है, पर तभी टाइम पे वहाँ पे किंग विसेरिस के द्वारा सेंड किए गए मैन भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो मैन किंग विसेरिस का लेटर देते हैं प्रिंस डायमॉन को, पर प्रिंस डायमॉन उस लेटर को पढ़ के गुस्सा हो जाता है। मतलब लेटर तो ऑब्वियसली हेल्प का है कि हाँ भाई अब मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ, पर डायमॉन इसे एज अ ह्यूमिलिएशन लेता है कि मैं वॉर अकेले नहीं लड़ पाया, फलाना ढमकाना, और उस मैसेंजर को पीट देता है। I mean, बहुत ही बुरी तरह पीटता है और अकेले क्रैब फीडर के पास जाके अपनी तलवार उठा के सरेंडर करता है। सरेंडर करने का नाटक करता है। पर जैसे ही क्रैब फीडर के सोल्जर्स उसके पास आ जाते हैं, वैसे ही वो सबको मार देता है। बहुत सारे सोल्जर्स को डायमॉन अकेले मार देता है, पर तब भी डायमॉन को कुछ एरोज लग जाते हैं, डायमॉन कॉर्नर्ड हो जाता है। और ये चीज़ देख के क्रैब फीडर बाहर निकल आता है अपनी केव से, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि अरे भैया हमने डायमॉन को धर लिया। पर तभी लायनोर वैलेरियन अपने ड्रैगन से आता है और सबको जला के राख कर देता है पीछे से। लॉर्ड कॉर्डलेस वैलेरियन की पूरी आर्मी आ जाती है और ये बैटल हेड ऑन फाइट में कन्वर्ट हो जाता है। क्रैब फीडर ये सब चीजें देख के डर जाता है और केव्स के अंदर भागने की कोशिश करता है, पर इस बार डायमॉन टारगेरियन उसे भागने नहीं देता, उसका पीछा करता है केव्स के अंदर और बाहर आता है क्रैब फीडर के 2 टुकड़े करके, और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस बस यही था एपिसोड। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।